Very, very good morning. I welcome you on the Filler Farm app. Okay, so without getting delay, let's start. Students, once again, I congratulate you that you are preparing for UGC NET, and definitely our subject is very, very, you can say demanding and very, very, you can say career oriented. If you prepare well and if you qualify UGC NET, then definitely you will get job. Okay. So, yes, Rituraj, I am starting. Okay, है ना चलिए. So these are our courses. It's my you can say formal you can say introduction. First paper, second paper. These facilities in very less price you can purchase our course, and these facilities we provide you, and 10% discount we provide you if any new students use my code DISENG10, then you will be given 10% off. Okay, and here I'm your mentor Dinesh Brahmane. So now let's start without getting delay. Today's topic, Sri Aurobindo. I think we did not discuss yesterday. ठीक है. November. We till I'm trying to complete our course till uh, October last or 15th November. You know? Yes. So we are talking about Sri Aurobindo, 1872 to 1950. He died. You can say he born in 1872, Sri Aurobindo, and died in 1950. And one thing, the most, check everyone. Once again, everyone has come. Everyone has come. Yes or no? Shall. So let us discuss something about. Let us discuss very important point. Sri Aurobindo or Aurobindo Ghosh. Remember, the full name of Aurobindo is Sri Aurobindo or Aurobindo Ghosh. He was an Indian nationalist, philosopher, yogi, guru, and poet. And है ना, ही इज कॉल्ड सेंट आल्सो, है ना, संत भी कहा जाता है इनको. और इनका नाम एक क्या है, अरविंदो घोष. ठीक है. नेशनलिस्ट का इसलिए कहते हैं कि इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया था. ही टू पार्टिसिपेशन इन फ्रीडम मूवमेंट. ठीक है. And he used to be philosopher, yogi, and etc. And then when we talk about other, so participated in the Indian national movement for independence from British rule. तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, ये आपको ध्यान रखना है, जो ब्रिटिश शासन था उसके अगेंस्ट में. और इंट्रोड्यूस्ड हिज विजन्स ऑन ह्यूमन प्रोग्रेस, है ना, ह्यूमन प्रोग्रेस एंड स्पिरिचुअल इवोल्यूशन. ये देखिए, ये बहुत बड़ी बात है स्टूडेंट. शुरुआत में ये यू कैन से इन हिज अर्ली स्टेज ही वाज अ फ्रीडम फाइटर, है ना. श्री अरविंदो वाज अ फ्रीडम फाइटर, बट then he transformed his towards spirituality and you can say philosophy and human progress. शुरू में ये आप कह सकते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत सक्रिय भागीदारी निभाई थी, लेकिन बाद में इनका हृदय परिवर्तन हुआ और मानव की प्रगति की ओर और स्पिरिचुअल की ओर, ये अध्यात्म की ओर बढ़े. ठीक है ना. तो श्री अरविंदो बहुत महान संत और ऋषि हैं. इनके बारे में आइए जानते हैं कुछ और बातें. तो यहाँ देख सकते हैं कि इनकी जो वर्क्स हैं बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकल हैं. इन इन पोएट्री ट्रांसलेशन, कुछ ट्रांसलेशंस किए हैं. एंड कमेंट्स ऑन वेदास, कमेंट्स ऑन वेदास, उपनिषद एंड भगवद गीता. यानी जो वेद है हमारे, जो उपनिषद है और भगवत श्रीमद् भगवद गीता है, उनके ऊपर भी इन्होंने अपने कमेंट्स किए. कमेंट्स का मतलब है अपने विचार लिखे हैं, है ना, कि वेद क्या कहते हैं और उपनिषद क्या कहते हैं. ओके, गुड मॉर्निंग. चलो, ये आपको ध्यान रखना है. फिर इनको आप देखिए, बहुत बड़ी बात है कि ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि दो बातें मैं कह रहा हूं आपको श्री अरविंदो के बारे में पता होना चाहिए. नंबर एक,
ये जो है शुरू में जो है स्वतंत्रता आंदोलन में पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन बाद में ये जो है अध्यात्म की ओर मुड़ गए और ह्यूमन प्रोग्रेस की बात करने लगे, स्पिरिचुअल इवेल्युएशन की बात करने लगे। इनके जो वर्क्स हैं वो ज़्यादातर फिलोसॉफी को इसमें होती है, पोएट्री ट्रांसलेशंस हैं और वेदांत, उपनिषद और भगवद गीता के ऊपर इन्होंने कमेंट किया है, अपने विचार लिखे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि इनको जो है नोबेल प्राइज के लिए भी नॉमिनेट किया गया था, मिला नहीं है लेकिन नॉमिनेट किया गया था, ये बहुत बड़ी बात है। फॉर लिटरेचर इन 1943 और 1952, देखिए यानी 2 टाइम्स। एंड फॉर पीस, पहले लिटरेचर के लिए और दूसरा पीस प्राइज के लिए, देखिए है ना, पहला जो था लिटरेचर के लिए, दूसरा पीस प्राइज के लिए जो है इन्हें नॉमिनेट किया गया था, ही वाज नॉमिनेटेड, है ना। तो ये ध्यान रखना है, नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। अच्छा, व्हाट इज नोबेल प्राइज? डू यू नो व्हाट इज नोबेल प्राइज? What is Nobel Prize? Anyone can tell me? Anyone can tell me what is Nobel Prize? चलिए, Nobel Prize, student, one thing let me tell you, है ना, it is given by Swedish government, स्वीडन, नॉर्वे जो वाले देश है वहां से दिए जाते हैं और दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। मतलब आज की तारीख में अगर कोई पुरस्कार, जैसे भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार है, कौन है? भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न है ना, जो दिया जाता है भारत रत्न है, दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण है। ऐसे ही जो नोबेल प्राइज होता है, वो नोबेल प्राइज क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है जो अलग अलग क्षेत्र में दिया जाता है और टॉप लोगों को दिया जाता है। जैसे साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर में और इंग्लिश में, बेसिकली लिटरेचर और इंग्लिश में, साहित्य इंग्लिश में लिखा होना चाहिए। दूसरा होता है स्टूडेंट इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में किसी ने बहुत अच्छा काम किया, जैसे हमारे यहाँ भारत के अमर्त्य सेन को मिला है। फिर तीसरा मिलता है शांति का नोबेल पुरस्कार मिलता है, शांति का नोबेल पुरस्कार जैसे हमारे यहाँ कैलाश सत्यार्थी को मिला था, विदिशा के, हमारे मध्य प्रदेश के कैलाश सत्यार्थी, उनको मिला था, है ना। फिर उसके बाद में फिजिक्स में मिलता है, केमिस्ट्री में मिलता है ना, और हेल्थ जो मेडिसिन है उसमें मिलता है। तो ऐसे कुछ पैरामीटर्स हैं, है ना, उसमें करोड़ों रुपए की राशि दी जाती है ना, और एक बहुत ही वर्ल्ड क्लास, मतलब उसकी फैम हो जाता है, जिसको भी दिया जाता है वो पूरे दुनिया में छा जाता है। तो ये नॉमिनेशन है। जैसे हमारे यहाँ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में मिला था, 1913, 1913 में। और वो आपको पता है गीतांजलि के लिए, कौन से वर्जन के लिए? गीतांजलि, और गीतांजलि में 103 पोएम्स थी, ठीक है। 53 बंगाली वर्जन से ट्रांसलेट की गई थी और 50 जो है ये। तो ये जो नोबेल प्राइज है अपने आप में बड़ा पुरस्कार है, उसके लिए इनको 2 बार नॉमिनेट किया था, एक बार लिटरेचर के लिए, दूसरा पीस प्राइज के लिए। अदर नहीं, स्वीडन, हाँ अदर कंट्री, मतलब ये जो स्वीडन एक देश है बेटा, नॉर्वेजियन कंट्रीज है स्वीडन, वहाँ के देश के द्वारा स्वीडन एक जो है अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल करके थे एक, उस अल्फ्रेड नोबेल की याद में ये पुरस्कार दिया जाता है और बहुत बड़ा पुरस्कार है नोबेल, करोड़ों रुपए की राशि दी जाती है ना, ठीक है, अभी एग्जैक्ट याद नहीं मुझे, लेकिन जहाँ तक 3 करोड़ रुपए के आसपास दिए जाते हैं, तो बड़ी प्राइस मनी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें, स्टार्टेड मंथली फिलोसॉफिकल मैगजीन कॉल्ड आर्य। श्री अरविंदो जी ने एक मैगजीन शुरू करी थी जिसको क्या कहा गया, आर्य। ये मंथली मैगजीन थी। और द अमेरिकन फिलोसोफर केन विल, ये देखिए केन विल्बर हैज कॉल्ड अरविंदो, ये देखिए केन विल्बर की टिप्पणी है अरविंदो को लेकर के, क्या कि इंडियाज ग्रेटेस्ट मॉडर्न फिलोसॉफिकल, या फिलोसोफर सेज, सेज का मतलब है ना शिखर, श्रेष्ठ। देर आर यस, हाँ, मेनली जो है स्वीडन है, उसमें एक कुछ अवार्ड जो है नॉर्वे, है ना, नीदरलैंड जो है वो भी देते हैं, लेकिन मेन जो है वो अल्फ्रेड नोबेल जो है स्वीडन के हैं। तो स्वीडन देश के द्वारा दिया जाता है और बहुत बड़ा पुरस्कार होता है, ठीक है। चलिए, ही वॉज इम्प्रिजन बाय द ब्रिटिश फॉर, ये देखिए सबसे बड़ी बात देखिए, इनको जो है अरविंदो को, ही वॉज इम्प्रिजन बाय द ब्रिटिश फॉर राइटिंग आर्टिकल्स अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड रिलीज्ड। तो जैसे मैगजीन है इनकी,
तो शुरू में क्या हुआ, अरविंदो जी ने जो ब्रिटिश रूल था, जो अत्याचार शोषण किया करते थे, उसके विरोध में इन्होंने क्या है कुछ लिखा मैगजीन्स में। तो यानी ब्रिटिश शासन के विरोध में लिखा, तो इनको क्या है जेल में डाल दिया गया था, इम्प्रिजन में डाल दिया गया था। हालांकि बाद में उनको क्या है रिलीज कर दिया गया था। और उसके बाद से ही शुरू में क्रांतिकारी थे, और बाद में जब इनको ऐसा कहा जाता है कि जेल में डाला जाता है, एक बहुत समय के बाद में इनको वापस निकाला जाता है, और बाद में फिर ये एक अलग ही डाइवर्ट हो जाते हैं, यूं कहें कि अध्यात्म की ओर डाइवर्ट हो जाते हैं। ड्यूरिंग हिज ड्यूरिंग हिज स्टे इन द जेल ड्यूरिंग हिज स्टे इन द जेल ही हैड मिस्टिकल एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। ये देखिए मैंने कहा ना, ड्यूरिंग हिज स्टे इन द जेल ही हैड मिस्टिकल एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, आफ्टर विच ही मूव्ड टू पांडिचेरी, लिविंग पॉलिटिक्स फॉर स्पिरिचुअल वर्क लिविंग पॉलिटिक्स फॉर स्पिरिचुअल वर्क। कहने का मतलब है कि जब ये जेल में थे, है ना, तो इनको बहुत ही रहस्यमयी और आध्यात्मिक अनुभव हुए। और उसके बाद में क्या है, ये पौंडीचेरी की ओर, पौंडीचेरी पुदुचेरी है ना, तमिलनाडु के बीच में आप देख सकते हैं, उसी गैप में है। तो पुदुचेरी ये जाते हैं, तमिलनाडु केरला के आसपास, दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं पुदुचेरी। और वहीं पर इनका आश्रम है, लिविंग पॉलिटिक्स फॉर स्पिरिचुअल वर्क। और मेरा सौभाग्य है कि मेरा 2008-9 में 2009-10 के आसपास यहाँ पर जाने का अवसर मुझे मिला था, जब मुझे नेशनल कैंप में एनएसएस का किया था। तो ये पुदुचेरी में बहुत इनका अपना आश्रम है और बहुत बड़ा फेमस है, बहुत ज्यादा। जब भी कोई लोग वहां जाते हैं तो यहाँ जरूर विजिट करते हैं, श्री अरविंदो आश्रम के नाम से फेमस है पुदुचेरी या पौंडीचेरी में ये है, तो जरूर आपको ध्यान देना है। ठीक है। इन्होंने क्या करा है, फाउंडेड अ कम्युनिटी ऑफ स्पिरिचुअल सीकर्स इन पुणे। ये देखिए क्या है, एक कम्युनिटी बनाई जिन्होंने स्पिरिचुअल सीकर्स। स्पिरिचुअल सीकर्स का मतलब है दोज हु आर इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअलिटी, जो अध्यात्म में ज्यादा रुचि रखते हैं, उन लोगों के लिए कम्युनिटी बनाई इन पौंडीचेरी, नोन एज द श्री अरविंदो आश्रम इन 1926। मैंने अभी आपको बताया, द श्री अरविंदो आश्रम इन 1926, which attracted spiritual seekers from many countries throughout the world। दुनिया भर के जो अध्यात्म में रुचि रखने वाले, धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाले, है ना, ईश्वर के प्रति रुचि रखने वाले, दैवीय शक्तियों डिवाइन पावर के प्रति रुचि रखने वाले, वो सभी जो है यहाँ पर आकर्षित होकर के आते थे और अभी भी आते हैं स्टिल, है ना। अभी भी आप कभी जाओ पुदुचेरी तरफ तो आपको इस आश्रम के बारे में बहुत सारी बातें मिल जाएगी। आपको जाना चाहिए, ऐसी जगह को विजिट करना चाहिए, है ना। सोचिए, एक महान व्यक्तित्व है श्री अरविंदो, जिन्होंने ऐसे आश्रम को स्थापित करके गए हैं और जहाँ अध्यात्म की बातें होती हैं, तो वहां हमें जाना चाहिए, है ना। तो श्री अरविंदो आश्रम आपसे पूछा जाता है वेयर इट इज सिचुएटेड, पहला तो ये है कि श्री अरविंदो आश्रम कहाँ पर स्थित है, तो ये पौंडीचेरी पुदुचेरी में है, 1926 में स्थापित किया था। ठीक है। इनके कुछ वर्क है, वर्क की हम बात करें तो आइए देखिए इनके वर्क जो है, पहला डिवाइन लाइफ, ये द लाइफ डिवाइन 1939 में पब्लिश हुआ था। इसमें क्या बात की गई है, थियोरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ इंटरनल योगा। इंटरनल योगा, आंतरिक योगा, योगा हमारे जिंदगी का अहम हिस्सा है। द लाइफ डिवाइन क्या है, डील्स विद थियोरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ इंटरनल योगा। तो ये इंटरनल योगा की बात करती है ये बुक, द लाइफ डिवाइन। पढ़ना चाहिए जब भी आपको जिंदगी में समय मिले, तो ऐसी किताबों को जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो इंटरनल योगा है ये, द लाइफ डिवाइन। ये ध्यान रखना है, इसमें किस बात पूछा जा सकता है, क्या बात की गई इंटरनल योगा की। सावित्री इनका बहुत फेमस वर्क है, अभी क्वेश्चन भी हमने पिछली बार किया था, अ लीजेंड एंड अ सिंबल, 1950। सावित्री अ लीजेंड एंड अ सिंबल, 1950 में। ये एपिक पोयम है, यानी महाकाव्य है। इन ब्लैंक वर्स का मतलब नो राइमिंग स्कीम इज फॉलोड, नो राइमिंग स्कीम इज फॉलोड बेस्ड अपॉन द थियोलॉजी ऑफ महाभारत। तो ये जो है थियोलॉजी का मतलब है, जो पौराणिक बातें हैं महाभारत में, उसके ऊपर बेस्ड है सावित्री, अ लीजेंड एंड अ सिंबल।
It refers to passage in the Mahabharata where its characters actualize internal yoga in their lives. तो यहाँ पर जो महाभारता के जो कैरेक्टर्स हैं, है ना, it refers to passage in the Mahabharata where its characters actualize internal yoga in their lives. ठीक है बेटा, इसके इसकी हम चर्चा करेंगे, है ना, थोड़ा समरी में आपको डिस्कस करूंगा सावित्री के बारे में। कुछ जो मेजर वर्क्स हैं, मेजर जो वर्क्स हैं उनकी समरी हम डिस्कस करेंगे। अभी आने वाले जो राइटर्स हैं इसमें ये भी शामिल है ना। यस, ठीक है। सावित्री, वाओ, पूजा इज सेइंग दैट आई हैव रेड मेनी टाइम्स, है ना, आई हैव रेड मेनी टाइम्स सावित्री, गुड। तो ये बेसिकली इट इज डिपेंड अपॉन महाभारत एक, ठीक है, तो इसको हम जरूर पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर इनके कुछ वर्क्स हैं उसमें बीच में आपको बताऊं जो मेजर राइटिंग्स है, मेजर वर्क है, उसके ऊपर भी हम समरी और उसके जो मेजर पॉइंट्स है, कैरेक्टर्स है, चर्चा हम करेंगे, जिसमें सावित्री भी उसमें शामिल है ना। आई विल कवर ऑल दिस थिंग्स। एसेज ऑन द गीता, एसेज ऑन द गीता इंग्लिश का ऐसा है बेटा, आप लोग, मैं आपको बता दूं, मैं इसलिए सारा टू द पॉइंट कर रहा हूँ। इंग्लिश में ऐसा है कि जैसे मान ले श्री अरविंदो जी को लेके बैठ जाए, इनके सारे वर्क उठा ले, द लाइफ एंड लाइफ डिवाइन, सावित्री एक्सेट्रा, तो इसी में 3-3 4-4 क्लास हो जाएगी। तो हमें क्या करता है, इसलिए यहाँ पर आपको सेल्फ स्टडी की ओर मूव करना पड़ेगा। हियर आई एम टेलिंग ट्रूली, मुझे बात बनाते नहीं आती है। यहाँ पर आप लोग सेल्फ स्टडी की तरफ भी मूव कर सकते हैं, कि समय निकाल के ये, अच्छा ये सर ने बताया है तो इससे आगे क्या है, तो यू शुड गो थ्रू दिस आल्सो, है ना, आपको थोड़ा समय निकाल के उसमें जाना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर द सिंथेसिस ऑफ योगा, द ह्यूमन साइकिल वेदा, है ना, फिर हाइम्स टू द मिस्टिक फायर ऑन द वेदा, ये कुछ इनके वर्क हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, द लाइफ डिवाइन सावित्री, द सिंथेसिस ऑफ योगा, द ह्यूमन साइकिल वेदा, एसेज ऑन द गीता, हाइम्स टू द मिस्टिक फायर ऑन द वेदा, ये है। तो इस तरीके से ये हमारे श्री अरविंदो जी का जो है, बहुत सारी बातें हमने बहुत डिटेल में जानी है ना। पूरा नाम ही अरविंदो घोष है, नेशनलिस्ट है, फिलोसोफर है, योगी गुरु है, नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया है, ह्यूमन प्रोग्रेस, स्पिरिचुअल इवोल्यूशन की बात करी है। इनके वर्क्स में फिलोसॉफी, पोइट्री, ट्रांसलेशंस, yes, I have given some important content which you can understand। मैंने कहा ना, I am practical, है ना। यस, पूरा पूरा है, अभी तक का शुरू से लगा के अभी आने वाली 2-3 क्लास और है, उसका भी कंटेंट मैंने प्रोवाइड कर दिया है सारे। उसमें 30-35 पेज में आपके नोट्स होंगे, है ना, ठीक है। अंडरस्टैंड, यस और नो, उसको बहुत शानदार तरीके से कंबाइन किया है, थोड़ा सा अपडेट किया है जैसा भी। तो शुरू से लगा के, सिलेबस से लगा के अभी तक की जो क्लास हुई है उन सारे नोट्स मैंने दे दिए हैं। और उसमें बीच बीच में मैंने समरी या कुछ जो है उसको हिंदी में भी, इसलिए क्योंकि हमारा समझना जरूरी है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि इंग्लिश पढ़ रहे तो एक भी वर्ड हिंदी का ना हो, मैं अलग चलता हूँ। यहाँ पर हमें हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इज इम्पोर्टेंट, समझना जरूरी है, तो उसको मैंने किया है। तो यस, इफ यू लाइक देन आई विल डू दैट आल्सो, है ना। ठीक है, आई एम वेरी प्रैक्टिकल, मेरे स्टूडेंट मुझे जानते हैं, आपको क्या समझ में आता है दैट इज इम्पोर्टेंट। और हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो हिंदी से कोई वेर तो है नहीं हमारा, है ना, ये ठीक है। तो यू लाइक दिस, जैसे बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट अगर है और मैंने हिंदी में उसको कंटेंट, हिंदी में, इंग्लिश में तो है ही, हिंदी में भी ट्रांसलेशन कंटेंट मैंने डाल दिया तो ठीक रहेगा। यस आई विल गिव, यस आई विल गिव, है ना, जहां मुझे लगेगा वहां पर मैं आपको बीच में हिंदी इंग्लिश दोनों में भी रहेगा, ठीक है। कोई कंटेंट एग्जाम में इंग्लिश में ही आएगा, लेकिन समझ में आने के लिए हिंदी में भी देना जरूरी है। गॉट इट, ठीक है। हाँ, यस, अंडरस्टैंडिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज माई एम, अंडरस्टैंडिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए सी, तो ये हमने रिवीजन किया। हमारी मैगजीन चलाई, इंडियाज ग्रेटेस्ट मॉडर्न फिलोसोफर से केन विल्बर ने इनको कहा है। पौंडीचेरी में इनका आश्रम है, जेल से आने के बाद में, और उसका नाम है द श्री अरविंदो आश्रम इन 1926। द लाइफ डिवाइन सावित्री, essays on Gita, the synthesis of yoga, the human cycle, hymns to the mystic fire on the Veda, ये सारे इनके वर्क हैं।
अब बात करते हैं कमला दास की, है ना, एक बड़ा नाम है कमला दास। स्टूडेंट सोचिए इतनी स्पीड से हम करते हैं फिर भी बहुत सारे राइटर्स, तो आपको यहाँ पर घर पे सेल्फ स्टडी और डिटेल में जाना है। सो नाउ लेट अस डिस्कस। चलिए, तो यहाँ पर जो है कमला दास के बारे में हम बात करते हैं। 1934 में शी वाज बोर्न इन 1934 एंड डाइड इन 2009 रिसेंटली, है ना, जस्ट 12-13 ईयर ago. So Kamala Das, basically, 31st March 1934, she born on 31st March 1934 at Punya, ये देखिए, Punarikulam in coastal area of Malabar in Kerala. Remember, ये मेन है केरला में, है ना, तो ये केरला में इनका जन्म हुआ है and died in 2009 and died in 2009. So basically, she was a Malayalam poet, if you can say, and basically she was from Kerala. She was from Kerala and Malayalam poet. So कमला, अब यहाँ पर देखिए इनके बहुत सारे नाम हैं, आपको ध्यान रखना है। कमला दास नंबर एक, दूसरा कमला सुरैया, also known by her one time pen name माधवी कुट्टी। तो शुरू में ये देखिए इनका है ना, कमला माधवी कुट्टी भी इनका नाम है, कमला दास भी, तीन नाम है, आप इनके ध्यान रखिए, है ना, ये सारे नाम फेमस है। इन्होंने जो राइटिंग लिखी है वो कमला दास के नाम से है। बचपन में इनका नाम माधवी कुट्टी था। बीच में धार्मिक या जो कि आप देख सकते हैं रिलीजियस कुछ इश्यू है, उसके कारण इन्होंने कमला सुरैया नाम रख लिया था। समझ में आ रहा है? ऐसा नाम कमला दास शादी के बाद में कमला दास हो गया। ठीक है, तो तीन नाम है, कमला सुरैया धार्मिक इश्यू के कारण, माधवी कुट्टी बचपन का नाम है, और कमला दास जो है ये शादी के बाद, हस्बैंड की सरनेम थी दास, तो यहाँ पर इन्होंने लगा दिया। ठीक है, तो ये तीनों नाम आपको याद रखना है कमला दास के बारे में। शी वॉज शी वॉज एन, है ना, एन आएगा, एन इंडियन इंग्लिश पोएट एंड लीडिंग मलयालम ऑथर, है ना, केरला में मलयालम बोली जाती है, सभी जानते हैं केरला में जो है मलयालम बोली जाती है। देयर इज एन ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट इन हर वर्क्स। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टूडेंट, किसकी राइटिंग्स में ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है। इसका मतलब ये होता है कि कोई राइटर होता है जो अपनी राइटिंग्स में अपना जो सेल्फ अनुभव होता है, वट एवर दे फील, वट एवर दे सी, वट एवर हैपन्स इन देयर लाइव्स, दे एक्सप्रेस देयर व्यूज इन देयर राइटिंग्स। ठीक है, क्या करते हैं कि कोई जो राइटर्स हैं, हाँ नहीं कमला कुट्टी नहीं, माधवी कुट्टी बेटा, है ना, किशन माधवी कुट्टी। ठीक है, यस। सो नहीं, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट का मतलब होता है कि अ, अपने स्वयं के साथ में जो घटनाक्रम होता है। तो कमला दास की आप जब राइटिंग्स पढ़ेंगे, पोयम पढ़ेंगे, तो उसमें अपना जो सेल्फ अनुभव है उन्होंने लिखा है। एक इनकी पोयम है माई मदर एट 66, एक, एक बहुत अच्छी पोयम है इनकी, माई मदर एट 66। उसमें उन्होंने अपनी मम्मी के बारे में बताया है। बहुत छोटी सी पोयम है लेकिन बहुत प्यारी। पढ़ी आप लोगों ने? हैव यू रेड दिस पोयम माई मदर एट 66? चलिए, तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे। दे आर द मिरर ऑफ हर लाइफ, स्पेशली दे आर यानी उनके जो वर्क है मिरर ऑफ हर लाइफ, स्पेशली इन द मैटर ऑफ मैरिज एंड सेक्स। तो ये थोड़ा सा इनको लेकर के इनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव रहे हैं, है ना, जो हस्बैंड और रिलेशन को लेकर के, तो थोड़ा सा ओपन माइंडेड है, और इससे इसलिए उन्होंने लिखा है ना, कि किस तरीके से, किस दौर से युवा पीढ़ी या शादी के बाद में किस दौर से लोग गुजरते हैं, उसके बारे में लिखा है। तो इनका ये देख सकते हैं, आ, है ना, एन इंट्रोडक्शन इज अ पोयम बाय कमला दास। ये देखिए, ये जो है ये इनकी पोयम है, एन इंट्रोडक्शन। एन इंट्रोडक्शन इज अ पोयम बाय कमला दास। ठीक है, विच हैज फेमस लाइन। ये देखिए, ये एक पोयम है, उसकी कुछ फेमस लाइन है, कई बार एग्जाम में आ जाता है, कई बार एग्जाम में आ जाता है, कुछ लाइंस दी जाती है और उस लाइन को क्या है, पूछा जाता है कि ये किसने लिखी है, कि कौन सी पोयम का भाग है, ऐसे एग्जाम में आ जाता है। ये सब एग्री और नॉट? तो क्या है यहाँ पर, आई एम एन इंडियन वेरी ब्राउन बोर्न इन माराबार, आई एम एन इंडियन
very brown, born in Malabar. I speak 3 languages, write in 2 and dream in 1. कितना प्यारा, मतलब सोचिए, सोचिए मतलब कैसे है मैं, है ना, हम चलो हम थोड़ा सा इसको देखें क्या। आई एम एन इंडियन, वेरी ब्राउन, बोर्न इन मालाबार, है ना, मालाबार में जन्म हुआ। आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस। 3 लैंग्वेजेस कौन कौन से स्पीक करती होगी मान लें। नंबर 1 पहला तो मलयालम है, नंबर 1। दूसरा हो सकता है कौन सा, हिंदी। और तीसरा क्या है, इंग्लिश, है ना। आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस, क्योंकि आप देख सकते हैं साउथ में जो है हिंदी थोड़ा सा बोलने में सब बोलते हैं, स्पीक हिंदी, इंग्लिश, मलयालम। राइटिंग टू हम अनुमान लगा सकते हैं किसमें किसमें, मलयालम और इंग्लिश में। और ड्रीम इन 1 सपने किस में आएंगे, है ना। आप मुझे बताइए, सपोज आप लोग थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानते हैं, है ना, थोड़ा सा। लेट मी, ठीक है, आप लोग जो है थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानते हैं। ओके, इट्स विजिबल, screen is visible, yes or no? The screen is visible, PPT, confirm me, PPT screen is visible. Okay, yes, see. तो यहाँ पर उन्होंने कितना प्यारा कहा है कि, है ना। चलो एक एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। आप सपने जब देखते हैं, सपोज यू स्पीक हिंदी, यू स्पीक इंग्लिश, यू स्पीक योर लोकल लैंग्वेज, जो भी आपके लोकल लैंग्वेज में है, निमाड़ में है तो निमाड़ी है ना, बिहार में है तो भी जो भी ब्रज भाषा है या जो भी है, तो आपको सपना किस में आएगा, इंग्लिश में आएगा या फिर आपकी जो मदर टंग होती है उसमें आएगा। क्योंकि बताइए किस भाषा में आप लोग सपना देखेंगे, आप जो सपने हम लोग देखते हैं किस भाषा में देखेंगे। द ड्रीम विच वी सी, ऑडियो वीडियो बोथ आर विजिबल, ओके, ठीक है, मदर टंग में डेफिनेटली। तो यहाँ पर क्या है, आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस, राइट इन 2 एंड ड्रीम इन 1। तो ये है राइट, ये होते हैं राइटर्स। ठीक है, हाउ इट इज स्टॉप्ड हियर, मेरे पास क्यों स्टॉप हो गया है। चलिए, फिर हम आगे बात करें। है ना, हर फर्स्ट बुक ऑफ पोएट्री, समर इन कैलकाटा। ये देखिए समर, अब देखिए सबसे बड़ी बात ये है स्टूडेंट, बेसिकली शी वाज फ्रॉम केरला, है ना। लिखा किसके ऊपर रही है, समर इन कैलकाटा, है ना, वाज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर इन इंडियन इंग्लिश पोएट्री। ठीक है, स्टूडेंट, यस लेट मी नो, इट्स फाइन। एक बार फिर से कंफर्म करें, ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए, तो यहाँ पर क्या है आप देख सकते हैं, समर इन ये इंडिया, ये वाज ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर इन इंडियन इंग्लिश पोएट्री। ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर का मतलब है समर इन केलकाता, ये पोयम है कमला दास की। और ये एक नई, मतलब एक नया सुबह है, एक नया सवेरा है ना। मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत एक शानदार शुरुआत है कि कोई इंडियन ने इंग्लिश में पोएट्री लिखना शुरू किया, है ना, दैट इज इम्पोर्टेंट। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर, एट द एज ऑफ 42, एट द एज ऑफ 42 शी पब्लिश्ड अ डेयरिंग ऑटोबायोग्राफी, माई स्टोरी, है ना। एट द एज ऑफ 42 शी पब्लिश्ड अ डेयरिंग ऑटोबायोग्राफी, माई स्टोरी। डेयरिंग ऑटोबायोग्राफी क्यों कहा है इन्होंने, मैरिज, है ना, सेक्सुअल लाइफ, इन सब के बारे में ओपनली लिखा है। और ओरिजिनली रिटन इन मलयालम, किसमें लिखा है, मलयालम में लिखा है। और लेटर इन इंग्लिश, इट हैज 50 चैप्टर्स। ये पूछा जा सकता है माई स्टोरी किसकी ऑटोबायोग्राफी है,
इट इज ऑटोबायोग्राफी, इट इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ कमला दास, है ना। तो बेसिकली मलयालम में लिखा गया है, लेकिन बाद में उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। 50 चैप्टर्स है इसमें, ठीक है। इन 2009 क्या है, द टाइम्स इज कॉल्ड, ये देखिए द टाइम्स। अच्छा, व्हाट इज द टाइम्स, बताइए ये क्या है, व्हाट इज द टाइम्स, टेल मी। एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज द टाइम्स। ये छोटी छोटी जानकारी आपको होना चाहिए, बताइए। व्हाट इज द टाइम्स। द टाइम्स स्टूडेंट, द टाइम्स ये मैगजीन न्यूज़पेपर है अमेरिका का, फेमस। द टाइम्स, है ना, बहुत बड़ा दुनिया का, मतलब दुनिया में कुछ बहुत बड़े पेपर होते हैं उनके नाम चलते हैं द टाइम्स। टाइम्स ने कोई अगर छापा है, कहा है, तो अपने आप में बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा, एक क्रेडिबिलिटी है। तो द टाइम्स न्यूज़पेपर है, इसने कमला दास को 2009 में क्या कहा, मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश इंडियन पोएट्री, मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश इंडियन पोएट्री। अब यहाँ मैं आपसे पूछता हूँ, फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री कौन है, किसको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न मॉडर्न इंग्लिश इंडियन पोएट्री, कौन है फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश इंडियन पोएट्री, किसको कहा जाता है, बताइए। ये तो मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश इंडियन पोएट्री है ना। फादर किसको कहा जाता है, टेल मी, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री। यस स्टूडेंट, टेल मी। बेटा हमने कल देखा था फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री, ध्यान देना कौन है ना, वो तो फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जोफ्री चौसर, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। लेकिन मॉडर्न इंडियन इंग्लिश निजिम इज़ेकिएल के बारे में पढ़ा था बेटा हमने कुछ समय पहले, कल या परसों, ये सार नो, यू नो, विद इन 2 days बिफोर वी हैव डिस्कस्ड निजिम इज़ेकिएल, ये सार नो, फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री। पढ़ा करो, थोड़ा रिवीजन करा करो, इसलिए रिवीजन करवाता हूँ मैं बार बार, है ना, वरना पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा। ढेर कंटेंट है मार्केट में, अगेन आई टेल यू, मार्केट में ढेर कंटेंट है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, गूगल पर अवेलेबल है। ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हमको रिवीजन ज्यादा करना है, रिवीजन, और जो हमें याद रहता है वो हमारी असली पढ़ाई है। शी एडॉप्टेड इस्लाम, ये देखिए कमला दास के बारे में क्या कहा, शी एडॉप्टेड इस्लाम इन 1999, है ना, 1999 में उन्होंने इस्लाम अपना लिया था, एंड एज्यूम्ड द नेम कमला सुरैया, है ना, ये देखिए। तो देखिए इनके पहला हमने देखा माधवी कुट्टी, इनका बचपन का नाम है। फिर कमला सुरैया इस्लाम अपनाने के कारण, और कमला दास जो है शादी के बाद हो गया था, इनके हस्बैंड की सरनेम दास थी, ठीक है। एवरीथिंग इज क्लियर, यस और नो। इनको जो अवार्ड मिले, देखिए सबसे बड़ी बात है ना, साहित्य अकादमी अवार्ड है, बड़ा अवार्ड है, 1985 में मिला है। केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड इनकी स्टोरीज के लिए मिला है। एशियन पेन एंथोलॉजी फॉर पोएट्री 1964 में मिला है। और इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई थी, कमला दास ने एक पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई थी जिसका नाम था लोक सेरा, है ना, लोक सेरा, लोगों की सेवा, ठीक है, लोक सेरा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये थी सारी बातें कमला दास के बारे में। हाँ, इनके कुछ वर्क एक बार फिर से देख लेते हैं। समर इन कैलकाटा 1965 में, इसमें 51 पोएम्स हैं, इसमें 51 पोएम हैं। और इन दिस पोएम शी कंपेयर द सन टू अ राइप ऑरेंज, ये देखिए सन की तुलना कर रही है किससे, राइप ऑरेंज से, है ना, राइप ऑरेंज, ठीक है। तो ये समर इन कैलकाटा। फिर द डिकेडेंस 1967 में, है ना, कंटेन्स 29 पोएम्स, है ना, द डिकेडेंस 1967 में है, कंटेन्स 29 पोएम्स, है ना, ये ध्यान रखना है। और द ओल्ड प्ले हाउस अदर पोएम्स, द ओल्ड प्ले हाउस अदर पोएम्स, द ओल्ड प्ले हाउस अदर पोएम्स 1973 में, कंटेन्स 33 पोएम्स, ठीक है। तो ये इनके वर्क हैं। कुछ और वर्क आप देख सकते हैं कमला दास के, क्या क्या है, समर इन कैलकाटा, द डिकेडेंस, द ओल्ड प्ले हाउस, अदर पोएम, द टेस्टिंग ऑफ द साइरस, द टेस्टिंग ऑफ द साइरस, द लुकिंग ग्लास, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, अल्फाबेट ऑफ लस्ट, है ना, ये नॉवेल है स्टूडेंट, ये देखिए, ये अल्फाबेट ऑफ लस्ट, ठीक है, अल्फाबेट ऑफ लस्ट नॉवेल है।
ठीक है, तो ये थी बातें बहुत सारी हमारी कमला दास के बारे में। एक बार क्विक रिवीजन थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या देखा हमने कमला दास के बारे में? 1934 में इनका जन्म हुआ है, केरला में हुआ है। कमला सुरैया बाद में बन गई थी। माधवीकुट्टी बचपन का नाम है, कमला दास भी इनका नाम है। मलयालम आथर है और पोएट है, और ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स मिलता है इनके वर्क में। आपने अभी कुछ वर्क के नाम देख ही लिए हैं, है ना, जिसमें इनके मैरिज और सेक्सुअल लाइफ को लेकर के इन्होंने लिखा है। एन इंट्रोडक्शन एक पोएम है जिसमें बहुत अच्छी लाइन लिखी है, आई एम एन इंडियन वेरी ब्राउन बोर्न इन मालाबार, आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस, राइट इन 2 एंड ड्रीम इन 1, है ना, तो ये लिखा है इन्होंने। उसके बाद में समर इन कैलकाटा, ये लिखा है इन्होंने। और 42 ईयर की एज में माई स्टोरी लिखी थी। ये ऑटोबायोग्राफी है, 50 चैप्टर्स है इसमें। 2009 में द टाइम्स ने इनके ऊपर कमेंट किया है, द मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश इंडियन पोएट्री। उसके बाद में इनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। अवार्ड में सबसे बड़ा अवार्ड है साहित्य अकेडमी अवार्ड है, केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड है, ये आपको ध्यान रखना है। ये इनके वर्क्स हैं। समर इन कैलकाटा 1965, द डिकेडेंस, द ओल्ड प्ले हाउस, द पोएम्स, द टेस्टिंग ऑफ द साइरेंस, द लुकिंग ग्लास और माय ग्रैंडमदर्स हाउस, अल्फाबेट ऑफ लस्ट, है ना, ये नॉवल है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट जयंत महापात्रा। जयंत महापात्रा देखिए, जयंत महापात्रा की बात करें तो 1928 में इनका जन्म हुआ है। कहाँ पर? कटक, ओडिशा में। कहाँ पर है कटक? आप देख सकते हैं कटक कहाँ पर है, ओडिशा में है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट नोन इंडियन इंग्लिश पोएट्स एंड एसेइस्ट, है ना, इंडियन इंग्लिश पोएट्स एंड एसेइस्ट। ठीक है, अब ये देख सकते हैं, द फर्स्ट इंडियन इंग्लिश पोएट टू विन साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर इंग्लिश पोएट्री। He received this award for his poem Relationship in 1981। अब यहाँ पर ऐसा क्यों कह रहे हैं? फर्स्ट इंडियन इंग्लिश पोएट टू विन साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर इंग्लिश पोएट्री। स्टूडेंट, यहाँ पर ऐसा इसलिए कहा गया है, निजी मिजेकिल ने भी पोएम लिखी है, उनको ज्ञानपीठ, है ना, दूसरे अवार्ड मिले हैं। कमला दास मदर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री कही जाती है। लेकिन जयंत महापात्रा, ध्यान रखना, जयंत महापात्रा पहले इंडियन इंग्लिश पोएट है जिन्होंने पोएट्री इंग्लिश में लिखी। कमला दास ने क्या लिखा है? मलयालम में लिखा, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, डायरेक्टली इंग्लिश में नहीं लिखा। जयंत महापात्रा जी ने डायरेक्टली इंग्लिश लैंग्वेज में पोएट्री लिखी है, और उसके ऊपर जो है उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। इसलिए यहाँ पर पहला फर्स्ट इंडियन इंग्लिश पोएट कहा जाता है उनको। समझ में आया व्हाट आई एम सेइंग? यस, अंडरस्टैंड? यस आर नो? अंडरस्टैंड? यस आर नो व्हाट आई एम सेइंग? गॉट इट? ठीक है, द फर्स्ट इंडियन इंग्लिश पोएट टू विन साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर इंग्लिश पोएट्री पूछा जा सकता है, और इनको मिला था रिलेशनशिप के लिए। इनकी पोएम है इन 1981। अंडरस्टैंड? यस आर नो? आवाज आ रही है मेरी? ओके, ऑडियो वीडियो स्क्रीन एवरीथिंग इज फाइन। सी, तो ये जरूर ध्यान रखना। देखिए मैंने उसको बोल्ड भी किया है, आपको कंटेंट में बहुत शानदार मिलेगा, है ना, सारी बातें टू द पॉइंट है, जहां इंपॉर्टेंट है उसको बोल्ड भी किया हुआ है। ठीक है, ये सारा आगे देखते हैं। इनकी कुछ फेमस पोएम्स हैं। इंडियन इंडियन समर पोएम है, हंगर है, दान ऑफ पुरी है, दान ऑफ पुरी, रिटन बुक्स ऑफ पोएम्स, हाँ, जो won द साहित्य अकेडमी अवार्ड। तो ये देखिए, ये देखिए इन्होंने ओरिया में, यानी चूंकि कटक में जन्म हुआ, उड़ीसा के हैं, तो 7 बुक लगभग इन्होंने ओरिया में लिखी है, और इंग्लिश में लगभग 20 बुक्स लिखी है, ये ध्यान रखना है, 20 बुक्स लिखी है। इनके मेजर वर्क में ये देखिए, एक और एक है स्वयंवरा एंड अदर पोएम्स, स्वयंवरा एंड अदर पोएम्स 1971 में, हिज फर्स्ट बुक ऑफ पोएम, फर्स्ट बुक ऑफ पोएम। तो जो भी चीज कोई फर्स्ट होती है उसको तो याद ही कर लेना। स्वयंवरा एंड अदर पोएम्स जयंत महापात्रा की है। क्लोज द स्काई 10/10 1971 में, क्लोज द स्काई 10/10, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग टाइटल है, क्लोज द स्काई 10/10। फादर्स हाउस, रेन ऑफ राइट्स, रिलेशनशिप, जिनके लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है, और द फॉल्स स्टार्ट, द फॉल्स स्टार्ट 1980। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये जयंत महापात्रा जी के बारे में है, कुछ चीजें आप इनको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा विक्रम सेठ के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, चलिए।
विक्रम सेठ की हम बात करें तो बोर्न ऑन 20 जून 1952। ये भी इनका भी जन्म हुआ है कलकत्ता में। बहुत फेमस नाइन आपने फेमस है विक्रम सेठ। इनकी आपने सुना होगा असुटेबल बॉय, बहुत फेमस है। अब यहाँ पर देखिए, फादर इनके हैं प्रेम सेठ है और मदर लीला है ना, यह ध्यान रखना। इनका जो बचपन है ज्यादातर पटना में बीता है। जन्म कहाँ हुआ, कलकत्ता में, लेकिन चाइल्डहुड इनका पटना में बीता और बाद में लंदन चले जाते हैं। ही वेंट टू लंदन इन 1957। कौन? विक्रम सेठ। विक्रम सेठ बीइंग अ पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट मीन्स व्हाट बताइए, बहुत अच्छा वर्ड है। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीग्लॉट? मैं थोड़ा बेग जाता हूँ। POLY ग्लॉट। बताइए पॉलीग्लॉट का मतलब क्या होता है? पॉलीग्लॉट मीन्स व्हाट? किसी को पता है व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीग्लॉट? पॉलीग्लोट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीग्लोट? पॉलीग्लोट अ पर्सन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, है ना। पॉलीग्लोट मीन्स अ पर्सन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस। तो यहाँ देखिए, हाँ, यस, आई थिंक ठीक है। क्या है? वेल्श इन्होंने उन्होंने फ्रेंच, है ना, मंडारिन, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, ये सारी भाषाओं के जानकार थे। यस, यू एवरीवन इज राइट। पॉलीग्लोट हु नोज मेनी लैंग्वेजेस। बहुत सारे अवार्ड मिले इनको, विक्रम सेठ को। इसमें सबसे बड़ा अवार्ड है, आप देखिए 1952 से है ना, अभी भी है, अभी भी है। पद्मश्री मिला है 2007 में। पद्मश्री आप देखिए, पद्मश्री आपको पता है 4th नंबर का सबसे बड़ा अवार्ड है और पद्म अवार्ड्स में तीसरे नंबर का। साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला इनको 1988 में, मिल गया था स्टूडेंट, 1988 में, है ना। प्रवासी भारतीय सम्मान मिला है इनको 2005 में और कॉमनवेल्थ पोएट्री प्राइज मिला है 1985 में। ये अवार्ड इनको मिले हैं। कई बार क्या होता है, 2 3 4 अवार्ड दे दिए जाते हैं और कहते हैं कि इनमें से कौन सा अवार्ड इनको मिला है, ये सारी बातें। इनका वर्क्स है, देखिए पहला वर्क्स आप देखिए, मेजर वर्क्स में पहला आप देख सकते हैं ट्रेवल बुक। पहला है इनका ट्रेवल बुक, द ट्रेवल बुक फ्रॉम हेवन लेक, है ना। यदि पूरा टाइटल क्या है, द ट्रेवल बुक फ्रॉम हेवन लेक, पब्लिश्ड इन 1983, वाज द लॉन्गेस्ट नॉवल। स्टूडेंट ये क्या है, ये इन वर्स फॉर्म, रिटन इन इंग्लिश। सब देखिए कितनी फैक्ट मिल गया आपको, इसको समझो। ये जो है द ट्रेवल बुक फ्रॉम हेवन, हेवन लेक, है ना। द ट्रेवल बुक फ्रॉम हेवन लेक, ये पूरा टाइटल है। 1983 में पब्लिश हुआ और ये नॉवेल है, पहली बात तो। और किसमें? वर्स फॉर्म में। वर्स फॉर्म में का मतलब है पोइट्री फॉर्म में। लॉन्गेस्ट नॉवेल है वर्स फॉर्म में, और इन्होंने बहुत लंबे लंबे नॉवेल लिखे हैं, है ना। मतलब हम तो पढ़ने के लिए ये हो जाते हैं, इन्होंने लिखा कैसे होगा स्टूडेंट, बहुत माइंड, बहुत बड़े नॉवेलिस्ट हैं। तो और सबसे बड़ा इंग्लिश में लिखा गया है, ये प्योरली इंग्लिश में लिखा गया है, ठीक है। तो ये क्या है, ये नॉवेल है, मैंने आपको बताया लॉन्गेस्ट नॉवेल है। फिर इनका एक और वर्क है द गोल्डन गेट, 1986 में आया था। द गोल्डन गेट है ना। ये देखिए फर्स्ट इंग्लिश नॉवेल और नॉवेल इन वर्स। देखिए ये क्या है, ये इन वर्स फॉर्म में है। और ये फर्स्ट इंग्लिश नॉवेल, नॉवेल इन वर्स कंपोज्ड ऑफ 590 स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स का मतलब क्या होता है ना। स्ट्रेंजर होते 4 4 5 5 6 6 लाइन के। तो ये भी नॉवेल इन वर्स है, वर्स यानी पोएट्री फॉर्म में ही है। द गोल्डन गेट, इसमें क्या है, ये वाला फैक्ट आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। ये देखिए, सेठ को, विक्रम सेठ को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है 1988 में। इसका जो मेन कैरेक्टर है जॉन, है ना, ब्राउन। ये देखिए जॉन ब्राउन इसके कैरेक्टर है। किसके? द गोल्डन गेट के। द गोल्डन गेट के 1986 में ये पब्लिश हुई है। द गोल्डन गेट इनका वर्क है और इसी के लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है 1988 में। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अनसुटेबल बॉय, और मैंने बताया है असुटेबल बॉय बहुत ही महत्वपूर्ण। अ, चलिए, यस, हाँ, सुटेबल बॉय। अब यहाँ पर देखिए,
चलिए, अ सुटेबल बॉय 1993 में आया है ना। देखिए, द गोल्डन गेट के लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। सुटेबल बॉय के क्या है, इनको बहुत ज्यादा फेम मिला, पब्लिक लाइमलाइट एंड वन डब्ल्यू एच स्मिथ प्राइज इन 1993। ये क्या है, बहुत लंबा लॉन्गेस्ट नॉवल स्टूडेंट, अप्रोक्सीमेटली 1300 पेजेस है इसमें। 1300 पेजेस, सोचिए, है ना। आप पढ़ने में आपको ये होगा, और लिखना कितना मतलब माइंड चाहिए उसके लिए, सोचिए, है ना। 1300, और नाम टाइटल कितना प्यारा है, सुटेबल बॉय। पब्लिश्ड इन सिंगल वॉल्यूम इन इंग्लिश लैंग्वेज, एक ही सिंगल वॉल्यूम में। सिंगल वॉल्यूम क्यों? कई बार जैसे मान ले बहुत बड़ा नॉवल है, बहुत बड़ी बुक है, तो उसको वॉल्यूम नंबर 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 अलग अलग कहानी पे, है ना, ऐसे बांट देते हैं। लेकिन इसको एक ही वॉल्यूम में इसको पब्लिश किया गया था। ठीक है, डब्ल्यू एच स्मिथ प्राइज इन 1993। It is set in newly post-independence, post-partition India. Newly post-independence in 19 देखिए, लिखा गया है 1993 में, देखिए लिखा गया 1993 में है, लेकिन इसकी जो थीम ली गई है वो 1950-60 के आसपास की थीम ली गई है। ओके, सो we will try 6:45, 6:45 is 6:50 early morning, 6:50 to 7:50, can we do? Okay, ठीक है। So you can Pooja, you can watch video, you can watch a recorded video later, है ना। 6:50, 10 मिनट पहले। चलिए, सो इट इज सेट इन न्यूली पोस्ट इंडिपेंडेंस, पोस्ट पार्टीशन इंडिया। इसमें क्या है, इसमें क्या है, देखिए सुटेबल बॉय में। और आपको मैं एक बात और बता दूं, विक्रम सिंह का एक और आ रहा है, असुटेबल गर्ल, है ना। मॉर्निंग 6 to 7, 6 to 7 की बजाय 6:30 to 7:30, कैन वी डू 6:30 to 7:30, 6:30 to 7:30? 6, it's too much early. 6 o'clock, it will be too much early, but 6:30 to 7:30, can we do 6:30 to 7:30? Everyone, please comment. Okay. So, I will discuss with management. I will discuss Honorable Jeetu sir, then we'll confirm. है ना? I will, अभी तो कल का टाइम तो 7 जैसा भी रहेगा। ये न्यू अपडेट होगा तो आप टाइमिंग को लेकर ध्यान रखना। I will discuss with sir and then we will start. है ना? So, okay, 6:30 we will do it. है ना? I will discuss and I will confirm you. I will give you confirmation. Okay? So don't worry, है ना? I will give you confirmation. Ritu Raj, you are comfortable at 6:30? Comfortable, yes or no? Ritu Raj, you are comfortable at 6:30 or not? So, a suitable boy. Okay, fine, fine. See, so let us discuss. Okay, it's okay, है ना। चलिए, हम थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं कि it follows the story of 4 families. स्टूडेंट, अ सुटेबल बॉय में क्या है? अच्छा, इसको पढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, अ सुटेबल बॉय इंडिया में ये ट्रेडिशन है कि ये बहुत बड़ा एक कॉमन जो बात है समाज में, उसको इन्होंने लिखा है कि हर माता पिता अपने बेटी के लिए एक सुटेबल बॉय ढूंढता है ना। एक अच्छा लड़का मिल जाए, एक अच्छी घर में शादी हो जाए। इट्स कॉमन, यस आर नो? यस आर नो? सो बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवेल है। इसी तरह से अब क्या हो रहा है, लड़के वाले भी ढूंढते हैं, अच्छी लड़की मिल जाए, है ना, एक सुटेबल गर्ल मिल जाए। तो अभी इन्होंने एक और, इनका एक और आने वाला है, कमिंग है, असुटेबल गर्ल, असुटेबल गर्ल, है ना। तो वो भी आने वाला है। असुटेबल बॉय आ गया 1993 में।
लेकिन इसी का नेक्स्ट वर्जन आने वाला है असुटेबल। क्या है बेटा इसमें? 4 फैमिलीज की बात हो रही है, ओवर अ पीरियड ऑफ 18 months, है ना। एंड सेंटर्स ऑन मिसेस रूपा मेहरा, ये मेन कैरेक्टर है, ये है ना, रूपा मेहरा है ना। ये रूपा मेहरा अपनी बेटी के लिए क्या है, मेन उद्देश्य क्या है? रूपा मेहरा's effort to arrange the marriage of her younger daughter लता to a suitable boy, है ना। इनकी बेटी का नाम लता है, उसके लिए क्या है, एक बहुत अच्छा यंगर क्या मैरिज ऑफर, यानी एक अच्छा लड़का यानी सुटेबल बॉय ढूंढने का वो प्रयास करती है। अलग अलग रिश्ते आते हैं, है ना, 2 3 4 जो भी है इसमें जितने दिखाए गए हैं पढ़ना। और उन रिश्तों में फिर हम सोचते हैं कि कौन सा रिश्ता सुटेबल है, विच इज सुटेबल, कौन सा लड़का मेरी बेटी के लिए सुटेबल है। और फिर फाइनली वो किसको सिलेक्ट करती है, ये भी एक रहस्य है, ये भी एक रहस्य है। इसके लिए आपको सुटेबल वाइफ पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा तो थोड़ा सा इट्स माय ड्यूटी, लेकिन आपको फिर भी पढ़ना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। तो कौन कौन है यहाँ पर, मैंने बताया है कि बहुत सारे रिश्ते आए हैं लता के लिए, और लता जो मिसेस रूपा मेहरा है वो अपनी बेटी के लिए चिंतित है एक सुटेबल बॉय को ढूंढने के लिए। तो कौन कौन है यहाँ पर, कबीर है, हरेश है, अमित है ना। और लता फाइनली किसको चुनती है, हरेश, यानी लता कौन है, जो गर्ल है, हरेश एज अ सुटेबल बॉय। क्यों, क्या है, इसको पढ़ना है ना। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया, ब्रीफ कर दिया। 1300 पेज का ये नॉवेल है, तो ये 2 3 लाइन में खत्म नहीं हो सकता है, आपको इसको पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। क्या एक माता पिता के अंदर क्या चलता है, साइकोलॉजी क्या है, 1300 पेज में लिखा पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, एन इक्वल म्यूजिक 1999 में, एन इक्वल म्यूजिक डील्स विद ट्रबल लव लाइफ ऑफ अ वायलिनिस्ट, डील्स विद ये देखिए, ट्रबल्ड लव लाइफ ऑफ अ वायलिनिस्ट, एक वायलिनिस्ट है, उनकी लव लाइफ में जो परेशानियां आती हैं उनको लिखा है इन्होंने। मैंने कहा था ना, इन्होंने ज्यादातर पर्सनल जो एक्सपीरियंस लिया है उनके ऊपर लिखा। ये पर्सनल की बजाय पर्सनल तो कमला दास ने लिखा है, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं देखिए कोई भी एक्सपीरियंस करते हैं उस वह लिखते हैं। ये देखिए, अ सुटेबल गर्ल अपकमिंग या जंप सिक्वल, जंप सिक्वल इसलिए कहा जाता है, देखिए जंप सिक्वल इसलिए कहा जा रहा है कि जैसे असुटेबल बॉय है, ये असुटेबल बॉय जो है 1993 में लिखा है, लेकिन इसको लिखा था जो 1950-60 का जो समाज था उस दौर में लिखा है ना। थीम उसकी वहां की है, यानी आजादी के तुरंत बाद की थीम है। जंप सिक्वल का मतलब ये है कि ये जो असुटेबल गर्ल है ये आज के दौर, यानी पुराने पीछे न जा करके उसकी सेटिंग जो है मॉडर्न अभी यानी 21st सेंचुरी को रखा गया है, ऐसा इनका कहना है विक्रम सेठ जी का। कि द सुटेबल गर्ल की जो थीम रहेगी, सेटिंग रहेगी, वो अभी की रहेगी, वर्तमान की रहेगी, यानी 1920 यानी 1900 2000 से 2000 के बाद की रहेगी। समझ में आया, ऐसा व्हाट आई एम टेलिंग, ऐसा में, ठीक है। गॉट इट, चलिए। सो एक सेकंड, चलिए उसके बाद में हम बात करते हैं, ठीक है। ओके पूजा, यू कैन लीव एंड यू कैन गो थ्रू दी रिकॉर्डेड क्लास, है ना, इफ यू हैव वर्क। पोएट्री ऑफ विक्रम सेठ में आप देखिए इनकी बहुत सारी पोएट्री भी है, मैपिंग इनकी एक पोएट्री है, 1980 फ्रॉम हेवन लेक है, द हम्बल एडमिनिस्ट्रेटर्स गार्डन है 1985 में, ऑल यू स्लीप हु स्लीप टुनाइट, है ना, बिस्कली टेल्स है, द फ्रॉग द नाइटिंगल है, और नॉन फिक्शन में टू लाइव्स 2005 है। देखिए अब आज हमने बहुत सारे राइटर को कवर किया, ऋतुराज, एवरीवन लिसन, देखिए आप कम से कम समय में हम कितना कुछ पढ़ रहे हैं। अब इसमें मैं आपको एमसीक्यूज भी डालूंगा, ठीक है। तो ये विक्रम सेठ के बारे में पढ़ा है, ये छोटा सा इनके बारे में दिया है, थोड़ा सा देख लेते हैं। अ, मुझे लगता है कि ज्यादा बहुत ज्यादा हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। एक बार हम रिकैप में चलते हैं। तो ये पोइट्री ऑफ विक्रम सेठ है, ठीक है बेटा, ठीक है एवरीवन, ये सानो, लेट्स डू रिवीजन। तो मैपिंग, फॉर हेवन लेक, द हम्बल एडमिनिस्ट्रेटर्स गार्डन, ऑल यू स्लीप हु स्लीप टुनाइट, बिस्कली टेल्स 1991, द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल, टू लाइव्स, है ना, ये सारे इनके वर्क हैं। ये हमने पढ़े विक्रम सेठ के सुटेबल बॉय,
एन इक्वल म्यूजिक, अ सुटेबल गर्ल, है ना, ये सारी आप देख सकते हैं। उसके बाद में हमने इनकी जो बुक है विक्रम सेठ की, ट्रेवल ट्रेवल बुक है, लॉन्गेस्ट नॉवेल इन वर्स फॉर्म है, द गोल्डन गेट है, और इसी के ऊपर इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है 1988 में। ठीक है, ओके। प्रोटागोनिस्ट इसमें, चलिए आपको कंटेंट बेहतर मिल रहा है या नहीं, ये सर नो, कंटेंट कॉन्सेप्ट सारी बातें बेस्ट मिल रही है या नहीं, ये सर नो, टेल मी एनी फीडबैक यू आर गेटिंग, यू आर अंडरस्टैंडिंग, एनी सजेशंस, है ना, जो आप यहाँ पढ़ते हैं उसका डिटेल आपको नोट्स में मिलता है ना, यहाँ पर आपको बहुत बढ़िया तरीके से मैं पूरा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। गॉट इट। चलिए, तो विक्रम सेठ के बारे में हमने देखा, इनका जो है कलकत्ता में जन्म हुआ है, और बेसिकली बहुत सारी भाषाएं जानते थे, पद्मश्री मिला है, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है इनको 1988 में द गोल्डन गेट के लिए। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम थोड़ा सा और पीछे जाए रिकेप में, तो आप देखेंगे जयंत महापात्रा है। जयंत महापात्रा ने ये मेजर वर्क्स देखिए, स्वयंवरा है, क्लोज क्लोज द स्काई 10/10 है, इनकी बुक है रेन ऑफ राइट्स है, रिलेशनशिप है, द फॉल्स स्टार्ट है। रिलेशनशिप क्या है, ये जयंत महापात्रा की इंग्लिश में लिखी ऐसी पोइट्री है जिसके ऊपर जो है इनको जिसके ऊपर इनको जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है इंग्लिश के लिए। फर्स्ट बुक ऑफ पोएम द फॉल्स स्टार्ट है ना, ये देखिए स्वयंवरा एंड अदर पोएम। देखिए फिर हमने इनके बारे में ये देखा कि कटक उड़ीसा में इनका जन्म हुआ है, और ये क्या है, वन ऑफ द बेस्ट नोन इंडियन इंग्लिश पोएट्स एंड एसेइस्ट है, फर्स्ट इंडियन इंग्लिश पोएट टू विन साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर इंग्लिश पोएट्री, है ना, रिसीव्ड दिस अवार्ड फॉर हिज पोएम रिलेशनशिप। इनकी पोएम है, रिलेशनशिप पोएम है, ये छोटे छोटे पोएम, छोटे छोटे वर्ड्स इनके पूछे जाते हैं, हंगर है, डान है ना, ये सारी चीजें ये पूछ लिए जाते हैं स्टूडेंट, आपको ध्यान रखना है, रिवीजन जरूरी है, क्विक रिवीजन जरूरी है। कमला दास के बारे में हमने देखा, इनके जो मेजर वर्क है, समर इन कलकत्ता 1965 है, द डिकेडेंस है ना, फिर द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स हैं, द टेस्टिंग ऑफ द साइरेंस है, द लुकिंग ग्लास, माय ग्रैंड मदर्स हाउस, अल्फाबेट ऑफ लस्ट ये नॉवेल है। फिर हमने देखा कि समर इन कैलकाटा, है ना, ये एक शुरुआत थी इंडियन इंग्लिश पोइट्री की। माई स्टोरी इनकी ऑटोबायोग्राफी है, 50 चैप्टर्स इसमें मलयालम में लिखी गई है, बाद में इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ है, पूछा जा सकता है। बेटा दिसंबर में एग्जाम में होता है ना, दिसंबर में, यस आई विल ट्राई, है ना ऋतुराज जी, आई विल ट्राई टू कंप्लीट। ठीक है, यस यस। फिर आप देखेंगे द टाइम्स ने इनको जो है द मॉडर्न मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश इंडियन पोएट्री कहा है ना, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है इनको, केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद में आप देख सकते हैं कि बेसिकली कमला दास जो है केरला में इनका जन्म हुआ है, कमला सुरैया, माधवी कुट्टी, कमला दास, ये सब इनके नाम है, मलयालम ऑथर है, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट इनके से मिलता है। एन इंट्रोडक्शन एक पोएम लिखी है जिसमें बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी है, आई एम एन इंडियन वेरी ब्राउन बोर्न इन मालाबार, आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस राइट इन 2 एंड ड्रीम इन 1, है ना। श्री अरविंदो के बारे में, ठीक है, श्री अरविंदो के बारे में देखें तो 1972 में इनका जन्म हुआ, 1950 में इनकी डेथ हुई है। द लाइफ डिवाइन इनका वर्क है, इंटरनल योगा के बारे में बात करता है। सावित्री अलीजन एंड सिंबल 1950 में एन एपिक, ये पोएम है, महाभारत की थियोलॉजी पर डिपेंड कर बेस्ड है, और यहाँ पर जो है इंटरनल योगा के बारे में बातें हैं। द सिंथेसिस ऑफ योगा है, द ह्यूमन साइकिल वेदा है, सेज ऑन गीता है, हाइंस टू द मिस्टिक फायर है ऑन द वेदा। ये सारे अरविंदो के बारे में हमने बात करी है। आर्य नामक इन्होंने मंथली मैगजीन निकाली थी, और केन विल्बर ने श्री अरविंदो को इंडिया ग्रेटेस्ट मॉडर्न फिलोसॉफिकल सेज कहा है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, और ब्रिटिश शासन के अगेंस्ट लिखने के कारण इनको जेल में भी डाल दिया गया था, बाद में रिलीज कर दिया गया, और बाद में फिर ये है अध्यात्म की ओर चले गए, ह्यूमन प्रोग्रेस की बात करने लगे, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस इनको हुए जेल में। पांडिचेरी में इनका आश्रम है, और इसका नाम है द श्री अरविंदो आश्रम इन 1926। और जो स्पिरिचुअल सीकर्स हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड कंट्रीज, दे विजिट दिस आश्रम एंड दे यू कैन से डू योगा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने पढ़ी हैं। श्री अरविंदो का नाम पूरा क्या है, अरविंदो घोष, अरविंदो घोष। इंडियन नेशनल मूवमेंट में, देश की आज़ादी में भी भाग लिया था, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में,
और इनका विजन ह्यूमन प्रोग्रेस स्पिरिचुअल इवोल्यूशन है। ठीक है, और इनको सबसे बड़ी बात ये है, इन्होंने कमेंट्री लिखी है वेदा के ऊपर, उपनिषद के ऊपर, भगवद गीता के ऊपर, और इनको नॉमिनेशन किया गया है नोबेल प्राइज के लिए फॉर लिटरेचर इन 1943 एंड पीस प्राइज इन 1950। तो ये नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट हुए थे, मिला नहीं है। एग्जाम में आ सकता है कि इसको मिला है। ठीक है, सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना काफी है, रिवीजन भी हमने कर लिया। ठीक है, ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू।